करेंगे हम भेल की। भेल के बारे में जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, उसको ठीक से सुनना और ठीक से ध्यान से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। और देखो, पूरे YouTube पे कोई भी आपको इस तरीके से नहीं समझाने वाला जिस तरीके से मैं आपका व्यू बनाने वाली हूँ इस स्टॉक के लिए। अब बात करती हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले मैं सुज़लॉन की बात करूंगी। 24 अगस्त को मैंने सुज़लॉन के बारे में एक वीडियो डाली थी और उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उसके कुछ अपडेट दिए थे। उसके बाद इस स्टॉक ने लोअर सर्किट दिखा दिया कल, और आज फिर से इसने एक पॉजिटिविटी दिखाई है स्टॉक ने। अब इसको लोअर सर्किट दिखाते ही लोगों ने ये सोच लिया होगा कि स्टॉक अब बेकार हो गया। देखो, अगर आप अपना व्यू किसी भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप अपना व्यू अगर इस तरीके से बना रहे हो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप हंस रहे हो, और जब वो स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप रो रहे हो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉस में डरना नहीं, लॉस में माल बेचना नहीं, और लॉस में शेयर को कभी देखना नहीं। और सुज़लॉन के बारे में एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि सुज़लॉन को अभी तक जितने भी ऑर्डर मिले हैं वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे तब ये स्टॉक आपको कहां तक नजर आएगा, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। तो सुज़लॉन को लेकर आपको एक लंबी नजर बनानी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं हम भेल पर। भेल के लिए अपने चैनल पर एक हफ्ते पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने भेल को एक सितारा बताया था, और साथ ये भी बताया था कि भेल पर आपको कड़ी नजर रखनी है। इसकी कुछ वजह थी, देखो ध्यान से सुनना। अब मैं जो कंपनी के बारे में जितनी भी बात बताने वाली हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली आपको इस तरीके से जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो भेल जो कंपनी है, इसने 2 महीने पहले ये बताया है कि कंपनी पिछले 3 साल से थर्मल सेक्टर पर फोकस कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थर्मल सेक्टर पर फोकस करने के बाद भी थर्मल सेक्टर में इनके जो ऑर्डर है पिछले 3 साल में वो नील है। और ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपनी ने ये भी बता दिया कि इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ा था कंपनी के ऊपर। उनका कहना था कि मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई थी, साथ में कॉपर की प्राइस बढ़ गए थे, और साथ ही साथ कोविड में जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे ना, वो डिले हो गए थे। लेकिन अब कंपनी में सुधार हो रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, अब आपको यहाँ ये समझना है कि कंपनी पिछले 3 साल से जो थर्मल सेक्टर पर फोकस कर रही थी और ऑर्डर्स इनके नील थे, लेकिन अब ये कंपनी थर्मल सेक्टर पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना रही है। आने वाले 2 या 3 सालों में इस कंपनी के ऑर्डर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आ सकता है। इसकी वजह ये है कि ये लोग अब डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन से इनका ये मतलब है कि ये और थर्मल सेक्टर के अलावा और भी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, इस चैनल पर सबसे पहली वीडियो मेरी IRFC पर थी, और जब मैं IRFC की वीडियो बनाई थी तो अगर उससे आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। उसमें मैंने भेल को रेलवे से मिलने वाले एक ऑर्डर के बारे में बताया था, और ये ऐसा ऑर्डर मिला है भेल को जो कि 35 साल के मेंटेनेंस के साथ मिला है। सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है भेल को। इसकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी। उससे पहले मैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करना चाहूंगी। देखो, इसके साथ में कंपनी का ये कहना है कि कंपनी को जिस तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, मतलब जिस तरीके का काम करती है कंपनी, वो एक लॉन्ग साइकिल है, उसमें कंपनी को 4 से 5 साल लगते हैं। तो कंपनी अब सीधे सीधे ये कह रही है, इसका मतलब आप ये समझने की कोशिश करना कि कंपनी अब सीधे सीधे कह रही है कि इन्वेस्टर से कि आप कंपनी से एक अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं तो कंपनी में 4 या 5 साल के लिए बने रहो। सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी में अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कंपनी को 4 से 5 साल का समय लग सकता है। अब देखते हैं कि कंपनी आगे और क्या कहना चाह रही है। कंपनी कह रही है कि कंपनी के जो डिफेंस सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनकी डिलीवरी जो है 2024 से 25 तक वो पूरे कर पाएगी। तो कंपनी में जो एक अच्छा कैश फ्लो है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है 2025 तक कंपनी एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी। देखो, जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना यहाँ पर, वो आपको समझनी ज़रूरी है, और ये ना हर किसी की बस की बात नहीं है कि ये चीज़ें आपको वही बता पाएगा जो पहले खुद समझ पाएगा उन चीज़ों को। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी शेयर का टारगेट चाहिए तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप किसी और चैनल पर जा सकते हो।
अब आप ध्यान से सुनना कि 2023 की अगर हम बात करें ना, तो कंपनी के पास एक मोटे पैमाने पर, मतलब कि ज़्यादातर जो ऑर्डर है कंपनी के पास वो डिफेंस सेक्टर से हैं। और 2024 की अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी अब डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करने वाली है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जो इनकी ऑर्डर बुक होगी वो सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड होगी। उस ऑर्डर बुक में कई तरह के नॉन थर्मल और थर्मल दोनों तरीके के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। तो एक बैलेंस्ड ऑर्डर बुक इनकी आने वाले वक्त में रहने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने वाला है ये डाइवर्सिफिकेशन। आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। देखो, ये जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, कभी कभी कंपनी से ऐसे सवाल कर लेते हैं जिसका जवाब न्यूज़ चैनल वालों के पास खुद के पास होता है, लेकिन फिर भी कंपनी की एग्जैक्ट जानकारी के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये लोग पब्लिकली ऐसे सवाल करते हैं। तो सवाल ये किया गया था कंपनी से कि कंपनी को ये जितने भी टेंडर्स मिल रहे हैं, क्या ये इसलिए मिल रहे हैं कि ये सरकारी कंपनी है कि ये गवर्नमेंट एंटिटी है। आपकी जानकारी लेके बता दूं, ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं ना, अब ये गवर्नमेंट नहीं रही है, इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। ये मोदी सरकार है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत तरक्की कर रहा है। आप इस सरकारी जॉबों को आप सरकारी जॉब ना समझें, इसमें भी एक तगड़ा कंपटीशन हो गया है। अब दूसरी बात हम यहाँ करते हैं कि सवाल ये था कि कंपनी को ये टेंडर्स जो हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एंटिटी है। कंपनी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक बहुत तगड़ा कंपटीशन था इनके लिए, बहुत टफ कंपटीशन था इनके लिए, और इन्होंने इस टेंडर को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। इसके साथ ही उनको ये भी सवाल किया गया कि 12% तक आपने इस टेंडर को पाने के लिए अपनी कॉस्ट कटिंग करी है, तो क्या ये सही बात है? तो अगर आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर देंगे तो आप प्रॉफिट कैसे इंश्योर करेंगे? तो कंपनी का कहना था कि कंपनी जो है चीज़ों का ऑप्टिमाइजेशन करेगी और प्रॉफिट को इंश्योर करके दिखाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे जो भी चीज़ें होने वाली हैं कंपनी में, वो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत सही दिशा में चल रहा है। देखो, मैंने इस स्टॉक में 47 रुपये पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी लास्ट ईयर, और मैं अभी तक इस स्टॉक में बनी हुई हूँ। जबकि आपको बता दूं कि मैं स्टॉक में मुझे लॉस भी दिखाया है काफ़ी टाइम तक, लेकिन मैं फिर भी उसको होल्ड करके रखी थी कि मुझे पता है जो मैंने स्क्रिप्ट में पैसा लगाया है, जिस स्टॉक में पैसा लगाया है, मैंने उसके काम को देखकर लगाया है। कंपनी ने लास्ट में ये भी बता दिया कि ये जो थीम चल रही है ना भारत सरकार की कि आत्मनिर्भर भारत और वी मेक इन इंडिया, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कंपनी की ग्रोथ में आने वाले 4 या 5 साल में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ब्रेक लिया है इस छूट करते वक्त। उस ब्रेक के दौरान मैंने अभी देखा कि स्टॉक का जो भेल का प्राइस है आज बड़ी ऊंचाइयों पर देखने को मिल रहा है हमें, और मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ, और अभी भी मैं इस स्टॉक को होल्ड करके रखने वाली हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी अब थर्मल पर, डिफेंस में, रेलवे पर और कोल गैस को साथ में लेकर चल रही है। अब ध्यान से सुनना कि मैं कुछ ऑर्डर की डिटेल बताने से पहले आपको कंपनी के कुछ बड़े अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ। भेल ने 23 अगस्त को सेबी को एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें भेल ने बताया है कि उसने एससीआर में यूज होने वाले कैटालिस्ट जो कि थर्मल प्लांट में यूज किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को कम करने के लिए, उसका निर्माण कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक ये जो कैटालिस्ट है जो थर्मल प्लांट में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को कम करने का काम करता था, वो अब तक भारत में सिर्फ इंपोर्ट किया जाता था। ये पहला ऐसा कैटालिस्ट है जो इंडिया में बनाया गया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भेल की इंपॉर्टेंस कितनी बन गई है यहाँ पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो पहला कैटालिस्ट है वो तेलंगाना में थर्मल पावर स्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। इसकी आगे मैं जानकारी दे रही हूँ, अब इसे ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें ही सारा सार छुपा हुआ है कंपनी का। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक मार्केट लीडर है नैनो, उनकी एक टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके ही भेल ने इसका निर्माण किया है। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं ये बता दूं कि दूसरी जो कंपनियां हैं ना जो इस चीज़ में काम करती हैं, अब ये उनको भी ये सुविधा, मतलब ये कैटालिस्ट प्रोवाइड कराएगा उनके एससीआर के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साइड में मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि इसके लिए इसको ये ऑर्डर्स भी इतने इतने मिल चुके हैं।
देखो आपको मैं ये बता दूं कि कंपनी को एक CBIP अवार्ड 2002 मिला है, जो कि ये अवार्ड है ना कंपनी को इसलिए मिला है कि इसने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करके दिखाया है, किसमें, डेवलपमेंट ऑफ वाटर में, पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में और साथ में सोलर एनर्जी में। आप जानते हो कि सरकार इन चीज़ों को लेकर कितनी पॉजिटिव है और सरकार की पॉलिसी इस चीज़ को लेकर कितनी फेवरेबल है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ये स्टॉक ऐसे ही नहीं दौड़ लगा रहा है, ये स्टॉक कुछ वजह है इसीलिए दौड़ लगा रहा है। भेल के ये जो अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दिया, बाकी और अचीवमेंट्स की जानकारी मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, ये आप खुद देख लेना। कंपनी के बारे में आपको ये बता दूं कि कंपनी ने 2007 में एक हाई बनाया है 374 रुपीज़ का, और ये आपको बता दूं ये इस लेवल को क्रॉस करके जल्दी ही जाने वाला है, लेकिन इसको आपको थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी भी तरीके का टारगेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा कंपनी की डिटेल को पढ़ने के बाद, इसकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये बात आपको बोल रही हूँ कि ये इस लेवल को क्रॉस करके जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में बता दूँ कि पिछले वक्त में इसने गुजरात में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपके लिए, तो आप इतना ही जानो अभी कि गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। मैंने आपको कंपनी के बारे में वो जानकारी दी है, वो तथ्य बता दिए हैं कि इसको देखकर आप अपना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नज़रिया बना सकते हो। अब मैं आपको कंपनी के, देखो कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन चीज़ों को देखो, पास्ट में नहीं जाना है हमको, पास्ट में क्या रहा है क्या नहीं, फ्यूचर क्या है किसी चीज़ का ये देखना है। आप कभी अपने पास्ट में घुसकर देखते हो कि आपने पहले क्या थे और आज क्या हो आप, तो बस कंपनी के साथ भी आपको यही समझना है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। अब दूसरी बात करते हैं कि कंपनी ने Q1 के रिजल्ट दिखाकर ना काफ़ी डिसअपॉइंट किया अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन आपको ये समझनी पड़ेगी कि आगे जो इस कंपनी का फ्यूचर नज़र आ रहा है उस हिसाब से आपको इस कंपनी पे निगाह रखनी पड़ेगी। आप देख लेना ये स्टॉक इतनी तेज़ी से दौड़ लगाने वाला है कि आप इसको सही प्राइस पर अब पकड़ मुश्किल ही पाओगे। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भेल की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू की बन चुकी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको कंपनी के, देखो वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, कंपनी की ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगी तो मैंने इसको बहुत समराइज करके जो मेन तथ्य है ना वो आपके सामने रखे हैं। अब कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं इनको, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आप खुद पढ़ लेना उन ऑर्डर्स को कि उस ऑर्डर के बारे में क्या डिटेल है। लेकिन जो इनके जो मेन ऑर्डर्स हैं ना उनकी मैं बात कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ये अभी खास चर्चा में आया है। तो सबसे पहला ऑर्डर है कि 30 अगस्त को सेबी को इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि भेल को एक ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से, जो कि पूरे 15,600 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के लिए ये इनको प्रोजेक्ट मिला है, नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो स्टेज 2 के लिए मिला है, ये भी आपको साथ में देखकर चलना पड़ेगा। अब आपको इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, जिसके बाद ये चर्चा में आया, एनएचपीसी से इसको एक प्रोजेक्ट मिला है भेल को। इन्होंने 25 अगस्त को सेबी को एक रिपोर्ट दी है जिसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने एनएचपीसी से एक ऑर्डर मिला है, जो कि किस लिए मिला है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाने के लिए, जो कि 2200 करोड़ रुपए का है अप्रॉक्स, जिसमें कि टैक्स भी एक्सक्लूडेड है। अब आपको ये प्रोजेक्ट, ये शायद उसी के बारे में है जो ये दिबांग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब एनएचपीसी का, जिसमें कि पटेल इंजीनियरिंग भी शामिल है। अच्छा, पटेल इंजीनियरिंग को जब वो ऑर्डर मिला था, मैं वीडियो में लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि है ना जो पटेल इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट मिला था एनएचपीसी से, उसमें भी क्या हुआ था कि इन्होंने जॉइंट वेंचर लिखा है, उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं करा कि ये प्रोजेक्ट उनको भेल के साथ मिला है। तो यहाँ पर ये बात पकड़ने वाली है कि वहाँ पर ये भेल भी हो सकती है। अभी मैं इस बात के लिए कंफर्म नहीं हूँ, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। बस जो मेन ऑर्डर है वो मैं आपको बता रही हूँ, साथ में मैं आपको एक बड़ा ऑर्डर इनका अभी रिसेंट का ये भी बता दूँ कि भेल को, और इस ऑर्डर के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आईआरएफसी की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें उसका जिक्र किया था। तो ये वही ऑर्डर है जो वंदे भारत की 80 ट्रेन बनाने का जो ऑर्डर भेल को मिला है। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो कि 35 साल के मेंटेनेंस के साथ वंदे भारत ट्रेन बनाने का
कॉन्ट्रैक्ट भेल को मिला है। को थोड़ी सी पॉइंट्स और बता देती हूँ कि भेल जो है उसका एक प्रोजेक्ट बांग्लादेश में काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो कि एक टफेस्ट टास्क था। भेल का खुद कहना है कि बहुत टफेस्ट टास्क था उसके लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और उसने उस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करके दिखा दिया है। और ये बात इन्होंने सेबी को एक रिपोर्ट में दी है। इसके साथ ही सेबी को एक रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि ये गैस टरबाइंस का जो इनका टेक्निकल असिस्टेंट है और लाइसेंस एग्रीमेंट है जी के साथ, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। 1986 से ये एग्रीमेंट इनके साथ चल रहा है। मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी जो आगे बढ़ रही है, जो चेंजेस ला रही है कंपनी अपने अंदर, तो वो पिछले जो अपने कस्टमर हैं उनको भी साथ लेकर चल रही है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको समझना पड़ेगा कि उस कंपनी को इन्होंने अच्छी सर्विसेज दी हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई है, तभी तो इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया है। तो ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि पिछले 11 साल से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और उसी के बेसिस पर मैंने ये एजुकेशनल वीडियो बनाई है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि का यूज़ करना और अपनी एनालिसिस ज़रूर करना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि मैं इसे एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो, और क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी अच्छी वैल्यू एडेड वीडियो लाती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।